वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी। देखिए, इन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैव डिस्कस सेक्शन 10 और सेक्शन 10 के साथ में मैंने आपको वही बताया था कि वी विल ऑल्सो डू सेक्शन 10 के साथ में मैंने आपको ये भी बताया था अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 10 वी विल ऑल्सो डू द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 46 टू 50 जो बात करता है इसके बारे में, कैरेक्टर के बारे में बात करता है। हम पढ़ेंगे सेक्शन 46 से 50 के अंदर भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अर्लियर इट वाज 52 टू 55 बट नाउ इट इज 46 टू 50। इसको यहीं खत्म करेंगे, पीछे का काम नहीं छोड़ेंगे, इसको यहीं पे पढ़ के फिनिश कर देंगे। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं तो हमारे जो भी रिलेवेंट प्रोविजन से पीछे वाले हैं उनको भी साथ साथ ही खत्म करते जा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट में मार्क करके रखना कि ये यार ये सब हो चुका है। मुझे याद नहीं रहता कि मैंने क्या पढ़ा दिया, मैं दोबारा और पढ़ा दूंगा। अगर कोई मुझे मना ना करे ना कि सर ये हो चुका है तो मैं दोबारा वापस पढ़ा देता हूँ। जैसे एपीओ वाले बैच में आई ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड आई ऑलरेडी टॉट देम एससी पॉक्सो में उनको ऑलरेडी पढ़ा चुका था, लेकिन सब बच्चों ने मना कर दिया सर नहीं पढ़ाया। तभी एक बच्चे उठकर बोलते कल कि सर नहीं सर ये हो चुका है। एंड आई वाज दैट हैप्पी कि चलो ठीक है 11-12 लेक्चर मेरे सेव हुए, क्योंकि मुझे वापस से पॉक्सो पढ़ाना पड़ता ना। फिर याद करो जब हमने स्टार्ट किया था एपीओ का बैच तो बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था हमने। इन अप्रैल मई में एपीओ का बैच स्टार्ट हो चुका था, तो उस टाइम एपीओ की डेट अनाउंस नहीं हुई थी, एपीओ के फॉर्म भर गए थे। तो मैंने कहा अगर ये जल्दी करवा दी इन्होंने, जैसे क्या होता है ना, जैसे जेईलो का एग्जाम हुआ था 2023 में अक्टूबर के टाइम पे, उन लोगों ने वैकेंसी निकाली और वैकेंसी निकाल के 2 महीने में एग्जाम करवा दिया। मुझे लग रहा था कि एपीओ के साथ ऐसा ना कर ले, इसलिए मैंने बहुत जल्दी बैच स्टार्ट कर दिया था और उस टाइम मैंने सबसे पहले उठा के पॉक्सो ही पढ़ाया था आप लोगों को। तो लेक्चर सभी भी जिसको पॉक्सो पढ़ना है ना वो जाके देख सकता है। जैसे जो आरजेस के कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, अगर वो चाहे अपने ऐप के अंदर तो सीधा सर्च करें POCSO, आपको पूरे लेक्चर्स लाइन से 11 लेक्चर्स सारे दिख जाएंगे। आप चाहें वो मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है सर, तो अब एक बार बैरेक निकाल लीजिए। तो निकालिए एक बार सेक्शन 46। एक्सेस है वो एक्सेस प्रोवाइड करा देंगे आपको। सवाल यह है कि कैरेक्टर कब कब रिलेवेंट होता है, शील कब सुसंगत है। क्या सवाल है कि शील कब सुसंगत है। व्हेन character is relevant, when character is relevant। दो केसेस हैं, क्रिमिनल केस, सिविल केस। क्रिमिनल केस में जब रिलेवेंट होता है वो होता है 47, 48, 49। यहां पे क्या है सर कैरेक्टर, यहां पे क्या है सर शील आपका सुसंगत है। हियर द कैरेक्टर इज रिलेवेंट। क्रिमिनल केसेस है मतलब डांडिक मामलों में 47, 48, 49 पढ़ेंगे और सिविल के मामलों में हम पढ़ेंगे 46 और 50। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज कैरेक्टर, शील क्या है। व्हाट इज कैरेक्टर, शील क्या है। लिखिए, लिखिए इसमें लिखिए इसमें character of a person, character of a person is a set of
is a set of or bundle of virtues and vices लिखिए, शील किसी व्यक्ति में गुण तथा ढंग का संयुक्त रूप होता है। गुण तथा ढंग का संयुक्त रूप होता है। यहाँ गुण से तात्पर्य है कि अच्छे व बुरे उस व्यक्ति के अंदर विशेषताएं, Here virtues means the qualities of ऐसे लिखिए, means the good and bad qualities of person। आदमी के अंदर क्या होता है ना सर, अलग अलग तरह की क्वालिटीज होती है। अब ये क्वालिटी सर अलग अलग चीज में डिपेंड करती है। बेसिकली आप जो एविडेंस देते हो कोर्ट के अंदर, मैंने बोला कि किसी के कैरेक्टर का एविडेंस दिया, किसी के शील का एविडेंस दिया है, आपने कोई भी साक्ष्य दिया गया शील से रिलेटेड, कैरेक्टर से रिलेटेड, तो आप शील का क्या एविडेंस दे रहे हो, उसकी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी का दे रहे हो या बुरी क्वालिटी का दे रहे हो, कि इसकी क्वालिटी ऐसी है, तो मतलब कैरेक्टर के ऊपर जो आप एविडेंस दे रहे हो। और कैरेक्टर कैसे चेक करते हैं हम कोर्ट के अंदर? देखिए, कैरेक्टर चेक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे उसका कंडक्ट। लोग क्या कभी कभी क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक आदमी ने बोला, सिविल का मामला था, किसका मामला था, सिविल का मामला था, एक आदमी ने बोला कि सर ये पैसे लेके खा जाता है और इसने कभी पैसे दिए नहीं है हमारे। अगर आप देखोगे सिविल केसेस में कैरेक्टर इररिलेवेंट होता है, मतलब विसंगत है। सिविल केसेस में कैरेक्टर का कोई खास मतलब नहीं है। अब जैसे आज मान लीजिए सर ए ने बी से 5 लाख रुपए लिए और पैसे वापस नहीं कर रहा, ए ने के ठीक है ना, बी ने केस कर दिया, भैया 5 लाख रुपए दे, 5 लाख रुपए दे। ए अपनी तरफ से 10 गवाह लेके आ रहा है कि बहुत ही उत्तम चरित्र के आदमी है। अरे चरित्र उत्तम हो तो क्या करें, पैसा तो देना पड़ेगा ना साहब, आपके कैरेक्टर का हम क्या करें? तो सिविल केसेस में कैरेक्टर इररिलेवेंट होता है। एक्सेप्शन भी है इसके, एक्सेप्शन की बात बाद में करूंगा, मैं जनरल रूल की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप कोई विटनेस आ रहा है तो वो अगर कैरेक्टर के ऊपर एविडेंस देना चाहता है तो वो इररिलेवेंट, लेकिन देगा किसके रिगार्डिंग? इसी के रिगार्डिंग देगा कि सर इसका कंडक्ट कैसा था, सिमिलर सर्कमस्टांसेस में या फिर सिमिलर अकरेंस में, ऐसी परिस्थिति जब पहले बनी थी तब इसने क्या किया था, हमारा पैसा दे दिया था इसने सर, थोड़ा सा रुक के, आज समय खराब है लेकिन दे देगा। इसी सब चीजों से आप किसी का कैरेक्टर फिक्स निर्धारण करते हो। जैसे क्रिमिनल केसेस के मामले हैं, एक भाई साहब थे, ये बस में ट्रेवल कर रहे थे, ठीक है ना सर, ये एक बस थी, इसमें ट्रेवल कर रहे थे, तभी बस वाला एकदम से ब्रेक लगाता है सडन और सबको धक्का लगता है। तभी वो भाई साहब क्या होता है, आगे एक मैडम होती है बी, उनको थोड़ा सा धक्का लग जाता है। मैडम जो थी थोड़ी सेंसिटिव थी तो उन्होंने केस कर दिया भाई साहब के ऊपर 354 में, 509 का भी कर दिया। केस बेसिकली ऐसे नहीं बनेगा, केस क्या बनेगा, स्टेट वर्सेस ए, क्योंकि महिला को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट। ये तो सिविल केस है, लेकिन क्रिमिनल में केस ऐसे बनेगा। अब उसी के ऑफिस की 4 औरतें आगे बोलती है कोर्ट में कि सर इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, ठीक है ना, इसको सर अपवाद में डाला जाए आईपीसी के सेक्शन 95 के, स्लाइट हार्म वाला जो अपवाद है वहां पे, डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स, कि सर छोटी मोटी बहुत स्लाइट हार्म था, ये तो तुच्छ चीजों के लिए आप केस नहीं फाइल कर सकते, ये तो बहुत स्लाइट हार्म में लेके आया जाए। और प्लस कैरेक्टर वो दे देते हैं 4 लोग इसका आके, उसी की स्टाफ में लेडीज एम्प्लॉय जो काम करती है सब आके बताती है
कि सर बहुत ही अति उत्तम चरित्र है इनका। समझ में आई? बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है सर भाई साहब का। लेकिन ये चरित्र को कोर्ट कहेगा कि चलो ठीक है, आप एविडेंस तो दे रहे हो, लेकिन एविडेंस जो आप कोर्ट में सबमिट कर रहे हो, आपने कैसे इस कंक्लूजन पे आप आ गए कि इनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है? सोचने वाली बात है ना, कि आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि इनका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है? क्या समझ में आई? कि आप कैसे इस निष्कर्ष पे पहुंच गए कि इनका कैरेक्टर क्या है? बहुत अच्छा। सवाल तो यही है ना। तो फिर सिमिलर अकरेंसेस बताने पड़ेंगे ना। क्या बताने पड़ेंगे? सिमिलर अकरेंसेस। कोई महिला आके बोलेगी, जैसे मान लीजिए इनके फेवर में एक सी नाम की एक महिला आई और वो आके बोलती कि सर एक बार रात में 12 बजे तक ऑफिस में काम था, मीटिंग थी हम लोगों की, ये खुद भाई साहब मुझे छोड़ के गए घर पे, खुद छोड़ के गए और बोला कि आप मेरी बहन की तरह हो, कोई भी दिक्कत आए कभी और भी तो आप मुझे बताना। प्लस 3 साल से मैं इनको राखी बांध रही हूँ। तो आपने जो एविडेंस दिया उनका कोई प्रीवियस कंडक्ट रहा है, प्रीवियस कंडक्ट रहा है, कोई पूर्ववर्ती आचरण रहा है उनका। और प्रीवियस कंडक्ट का रिलेवेंट हो जाता है सेक्शन 6 में, पढ़ा हम लोगों ने कि सेक्शन 6 में क्या हो जाएगा, आपका प्रीवियस कंडक्ट रिलेवेंट है, उस बिहाफ पे आप ये दे रहे हो। ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। अगर मैं आपको सिर्फ यहाँ बोल रहा हूँ कि सेक्शन 6 में इनकी चीज क्या हो जाती है सर, रिलेवेंट हो जाती है, सुसंगत हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्ट, तो ये बहुत एग्जॉस्टिव नहीं है। जैसे जैसे आप ये मानिए कि कोई सिमिलर अकरेंस पहले भी हुए थे। सिमिलर अकरेंस मतलब पूर्व में भी वैसी परिस्थितियां आई थी। एक बार सेक्शन निकालेंगे 12 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, वहां पे हम पढ़ेंगे सिमिलर अकरेंस। आपको सेक्शन 12 पढ़ा दूंगा मैं, कल 1 दिन में आ जाएगा। सेक्शन 12 में हम क्या पढ़ेंगे, सिमिलर अकरेंसेस, जिसके बाद पुराना डायरेक्टिव 14 पढ़ेंगे। वहां पे हमने पढ़ा है कि सिमिलर अकरेंस में जब भी कोई चीजें होती है तो वो चीजें क्या होती है, रिलेवेंट होती है। हम सेक्शन पढ़ेंगे 13 कि एक्ट एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है, उनसे भी पता लगता है। तो सेक्शन 13 कोई दुर्घटनावश है या साजिश है, जो एक्ट है वो इंटेंशनल है या एक्सीडेंटल है, आप उसके लिए भी एविडेंसेस दे सकते हो ना। क्या पता उस बस में 4 लोग और बैठे हों, वो भी बोले आके कि नहीं नहीं बस ड्राइवर ने बहुत तेज ब्रेक लगाए थे। बात समझ में आ रही है? उससे क्या पता लगता है कि ये जो एक्ट किया है भाई साहब, जो गिर गए मैडम के ऊपर बस के अंदर, वो क्या है, एक्सीडेंटल है ना कि इंटेंशनल। द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, इस लिस्ट संपूर्ण नहीं है। अगर आप कोई भी शील के रिगार्डिंग एविडेंसेस दे रहे हो तो कोर्ट ऐसा नहीं कि कोई भी आके आपने बोला नहीं नहीं सर इनका कैरेक्टर बहुत अच्छा, कोर्ट पूछ सकता है कि कैसे आप इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इनका कैरेक्टर अच्छा है। कोर्ट को रीजन चाहिए ना। अब कोई महिला आके बोलती कि नहीं नहीं सर इनका जो शील है वो बहुत अच्छा है, तो बहुत ही जेन्युइन आदमी है, तो कोर्ट कहेगा ना कि मैडम आप कैसे पहुंच गए। अगर आप नहीं बता पाए तो कोर्ट आपको क्या मानेगा, यू आर एन इंटरेस्टेड विटनेस, आप एक हित रखने वाले साक्षी हैं। इंटरेस्टेड विटनेस जो होते हैं ना, उनकी गवाही पे कोर्ट वो नहीं करता। बात समझ में आ रही है? अगर कोर्ट में आपने प्रूव कर दिया कि सर, जैसे जैसे दूसरी पार्टी ने प्रूव करवा दिया कोर्ट को कि सर ये इंटरेस्टेड विटनेस है, इसको इंटरेस्ट है इस पार्टी से, इसका कोई हित है इस पक्षकार में, इट इज ओनली इंटरेस्टेड विटनेस। लेकिन आप अगर वही सिमिलर इंस्टेंसेस को अगर बताते हो कि सर एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी और माइंड का कोई पहले कोई एविडेंसेस रहे हैं जिसमें अस्तित्व रहा हो किसी शरीर का या फिर बुद्धि का, पहले कोई ऐसी सिमिलर अकरेंसेस हुए हैं, तो वो रिलेवेंट होता था 12 में, एक्सीडेंटल इंटेंशनल 13 में। बात समझ में आ रही है? तो लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। जैसे सेक्शन 6 का एक्सप्लेनेशन नंबर 2 हम यहाँ पे वाली चीज को भी ले सकते हैं। वहां हमने क्या पढ़ा था, एनी कंडक्ट विच इज अदर देन द स्टेटमेंट, ये पढ़ा था हमने वहां पे कि कोई भी आचरण जो कथन से भिन्न है। नहीं पढ़ा था? वो चीज भी हो सकती है, क्या पता वो महिला उसको पकड़ के थाने ले जाए सीधी, और वहां जाके वो आदमी यही कहे कि सर मेरे पे ऐसे आरोप मत लगाओ, मेरी तो शादी में नहीं हुई अभी सर, कौन करेगा अगर मेरे पे ऐसे आरोप लग जाएंगे तो।
तो वो जो वहां पे चिल्ला रहा है, छाती पीट रहा है कि सर ये गलत आरोप है मेरे ऊपर, क्या पता सेंसिटिव आदमी हो, बात समझ में आ रही है, वहां पे भी वो चीज रिलेवेंट है। और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये भी बोल सकता है कि इसका जो कंडक्ट था विच इज अदर देन द स्टेटमेंट इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 6 एक्सप्लेनेशन नंबर 2। तो द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, आप इसमें 10 कारणों ले आइए, रेस्ट जस्ट ले आइए, सेम ट्रांजेक्शन की चीजें हुई है, वो लड़का खुद उतर के गया है पुलिस स्टेशन महिला के साथ, वरना भाग भी सकता था ना वो लड़का, बस जैसे रुकी गेट खोल के भाग गया, भागने का तो मौका था उसके पास में पर भागा नहीं। तो कोर्ट पूछेगा आपसे कि अगर आप एविडेंसेस दे रहे हो तो क्रिमिनल केसेस में क्या होगा सर, क्रिमिनल केसेस में आप शील के ऊपर जो साक्ष्य देंगे वो सुसंगत होगा, मतलब क्रिमिनल केसेस में आप जो कैरेक्टर के ऊपर एविडेंसेस देंगे वो क्या है, रिलेवेंट। अब जनरल रूल देखिए, इसका सामान्य नियम क्या है इसका कि सर क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, क्रिमिनल केसेस में आप जो भी एविडेंसेस देते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टर इज, लेकिन सिविल केसेस में अगर आप जो भी एविडेंसेस देते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टर, शील से संबंधित कोई भी साक्ष्य देंगे वो क्या हो जाएंगे सर, इररिलेवेंट। ठीक है, अपवाद की बात नहीं कर रहा मैं, जनरल रूल की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द व्हिच इज द जनरल रूल, व्हाट इज द जनरल रूल प्रिस्क्राइब अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यहाँ पे ये सुसंगत है और यहीं पे वो चीज क्या है सर, दिस इज जनरल रूल। इसको लिखिए, एग्जांपल्स नोट कीजिए, और ये सामान्य नियम बताया मैंने, इट्स ओनली जनरल रूल। ये एग्जांपल्स भी नोट कीजिएगा जिन्होंने कर लिया है, प्लीज इनको भी नोट कीजिए। द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, आप सिमिलर अकरेंसेस के लिए दीजिए, रेपुटेशन के लिए दीजिए, देयर आर सो मेनी मल्टीपल थिंग्स। तुम ऐसी बात मत ही करो, आप तो एपी वाले बेच में भी थे, इसके लिस्टेशन देखिए जाके एक बार एनओपी, क्या वहां सिमिलर अकरेंसेस नहीं हो रहे हैं, तो बस ठीक है, वो उसी की बात कर रहा है। आप पढ़े अभी तो 2 दिन पहले पढ़ाया है एपीओ के बीच में, सिमिलर अकरेंसेस ही है वो, अभी जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। एपीओ में तो अभी 2 दिन पहले ही पढ़ाया है इसको, सैटरडे को ही पढ़ाया, इनफैक्ट लास्ट क्लास में ही पढ़ाया है ये तो मैंने। आप तो ये सवाल मत ही पूछिए, तो नया बच्चा पूछे तो समझ में भी आता है कि इसको पढ़ा दूंगा मैं। हाँ स्वाति, नहीं है ये सिमिलर अकरेंसेस की बात, ठीक है चलिए आगे चलते हैं। देखिए कैरेक्टर का जब भी आप एविडेंस देते हैं तो 2 चीजों के एविडेंस देते हैं कैरेक्टर के रूप में, एक तो आप देते हैं रेपुटेशन का और एक होता है डिस्पोजिशन का। जब भी आपको किसी शील के चक्कर में एविडेंस देना है, जब भी आपको किसी कैरेक्टर का एविडेंस देना है तो आप 2 चीजों के लिए एविडेंस दे सकते हैं, एक तो आप एविडेंस देंगे विद रिस्पेक्ट टू रेपुटेशन और दूसरा आप एविडेंस देंगे विद रिस्पेक्ट टू डिस्पोजिशन ऑफ द पार्टीज। क्या होती है ये मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार इसको हिंदी में लिखवा दूं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या चीज होती है और इसके रिगार्डिंग क्या एविडेंसेस दिए जाते हैं। ख्याति और स्वभाव, कि भैया 2 तरह को एविडेंस दिए जाते हैं। अगर आप कोई कहता है कि मैं कैरेक्टर के ऊपर एविडेंस दे रहा हूं तो टेक्निकल बात है, वो 2 चीजों के ऊपर एविडेंस दे रहा है,
किसके ऊपर, रेपुटेशन के ऊपर या फिर उसके डिस्पोजिशन के ऊपर, उसके स्वभाव के ऊपर एविडेंस दे रहा है। इसको भी बनाइए और थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूँ उस पर। मान लीजिए उस दिन एक्सीडेंट हो गया था अपने, जब क्लास चल रही थी आज के 4-5 महीने पहले, तो मैंने जैसे पता लगा कि कोई बच्ची कोचिंग आ रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो मैंने क्लास बीच में छोड़ी, किसी और फैकल्टी को असाइन किया लेक्चर, और फिर मैं हॉस्पिटल उनको लेके गया। कल को अगर मान लीजिए मेरे कैरेक्टर के ऊपर कोई सवाल पूछा जाता है उन लड़कियों से कि सर कैसे हैं, वो क्या बोलेंगी कि सर अच्छे हैं, क्योंकि वो चीज़ क्या है, वो चीज़ मेरे किसके ऊपर है, वो चीज़ मेरे स्वभाव के ऊपर है। ठीक है, कि सर का स्वभाव कैसा है, कि सर हॉस्पिटल, उस दिन दोनों का एक्सीडेंट हुआ था, मैं हॉस्पिटल लेके गया उनको। तो ये जो चीज़ें होती है आपके, आपने सिमिलर अकरेंसेस पे क्या किया, आपका कंडक्ट कैसा था उस टाइम का। अगर मैं मान लीजिए कोई एविडेंस अगर आप दे रहे हो किसी के शील के ऊपर, तो सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। अगर कोई आगे बोलता है कि नहीं नहीं सर का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, तो कोर्ट पूछेगा उससे भाई कैसे आपको लगा। फिर जो आप नरेट करेंगे कोर्ट को ऑन द बेसिस ऑफ अदर एविडेंस अंडर द इंडियन, अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो वो सब चीजें क्या हो जाएंगी सर, फिर रिलेवेंट बनती है। रिलेवेंसी एक दिन में नहीं आती। मतलब आप सब समझो कि किसी से पहली बार मिले और बोले कि नहीं बहुत अच्छा कैरेक्टर है उस आदमी का, तो कोर्ट कहेगा कब से जानते हो उसे, पहली बात तो बताओ। सर अभी कल ही मिला हूं, ऐसे नहीं होता है। आप जो एविडेंस दे रहे हैं वो एविडेंस मेन घटना, जो मेन घटना हुई है उसके पहले का होना चाहिए। समझ में ही बात। जब आरोप लगा उसके पहले का एविडेंस होना चाहिए। जैसे मीटू के एलिगेशंस लगे थे, अभी मीटू की एक लहर चली थी, सबके ऊपर मीटू के एलिगेशंस लग रहे थे। आज मान लीजिए किसी के ऊपर मीटू के एलिगेशन लगा के उस लड़की ने केस फाइल करवा दिया। अब सवाल ये है क्या वो वाकई में ऐसा है। अगर आप एविडेंस दे रहे हो उस टाइम के जब मीटू का एलिगेशन लग चुका है, समझ में आ रही है, तो एविडेंस नहीं लिए जाएंगे। घटना के पहले कैसा था, जब एक्चुअल में वो घटना हुई उसके पहले का आप कोई एविडेंस देंगे। घटना के बाद का एविडेंस क्यों दे रहे हो। कैरेक्टर में ये चीज होती है, क्योंकि आदमी क्या पता अपना कैरेक्टर इंप्रूव कर रहा हो लोगों को दिखाने के लिए, हो सकता है ना, कि किस तरह का चरित्र कैसा है, शील कैसा है, ये तब का दिखाया जाना चाहिए जब घटना नहीं हुई है। क्योंकि जब इंसिडेंट अकर हो गया है उसके बाद तो कैरेक्टर अच्छा ही होगा ना। आज किसी आदमी के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लग जाए, क्या पता उसने अपने आप कैरेक्टर इंप्रूव कर लिया हो, महिलाओं से 100 फीट दूर रहने लगा हो, लेकिन जब नहीं लगाता तब कैसा आता है, तब का कैरेक्टर रिलेवेंट है। क्योंकि कहीं लिखा नहीं है, ये चीज कहीं लिखी भी नहीं है। अगर आप पूरा सेक्शन 46 से 50 के अंदर देखेंगे तो कैरेक्टर के लिए रिगार्डिंग ये बात नहीं लिखी हुई है कि जैसे इंसिडेंट के पहले होना चाहिए। जैसे बहुत सारे प्रोविजंस में लिखा हुआ है ऐसा कि जब सिमिलर अकरेंसेस हुई हैं उसके पहले का कोई एविडेंस होना चाहिए। तो कोज ऑफ एक्शन जैसे नाराइज हो उसके पहले कैसा होना चाहिए। लेकिन ये डिसाइडिंग फैक्टर यही है ना कि कब से जानते हो आप इसे। सर मैं 10 साल से जानता हूँ सर, या मैं 10 साल से जानती हूँ इन्हें, तब वो चीज आती है ना। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए कोई XYZ आदमी है, अब उनका कैरेक्टर सब जानते हैं, तीन आदमी का चरित्र कैसा है। अब कल को आरोप लगता है उस आदमी के वापस चरित्र के ऊपर, तो फिर आप रिफ्रेन करेंगे कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए कोर्ट में, क्योंकि वो एफिडेविट के ऊपर आएगा आपके स्टेटमेंट। लेकिन अगर आप किसी से कल ही मिले हो और आप आज कोर्ट में एविडेंस देने पहुंच गए, तो कोर्ट पूछेगा ना भाई कब से जानते हो आप इन्हें, सर अभी 2 दिन पहले से। तो कोर्ट आपकी गवाही को ऑन द अकाउंट फॉर लेगा। क्या कोर्ट आपकी टेस्टिमनी के ऊपर रिलाई करवाएगा, क्या कोर्ट आपकी टेस्टिमनी पे रिलाई करेगा। चांसेस आर नो। तो जो आप कैरेक्टर के ऊपर एविडेंस दे रहे हो वो एविडेंस तब का होना चाहिए जब इंसिडेंट अकर हुआ है, तब उसकी रिलेवेंसी हाई रहती है। ना कि जब इंसिडेंट के बाद कोई आप उसका इंसिडेंट नरेट कर रहे हो। बेसिकली जब इंसिडेंट अकर हुआ उसके बाद का अगर आप एविडेंस दे रहे हो कि सर ऐसा हुआ, तो फिर वो उस पर हाईली रिलायबल नहीं होता कोर्ट। तो कोर्ट आपसे सिंपल ये पूछेगा ना कि आप कब से जान रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे कैरेक्टर क्यों रिलेवेंट होता है केसेस में, क्रिमिनल केसेस में क्यों रिलेवेंट है, क्योंकि बहुत ही बार ऐसा होता है कि क्रिमिनल ट्रायल सीधा आर्टिकल 21 से जुड़े हुए रहते हैं, आपके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से। उसका जो आउटकम होगा ना, उसका आउटकम ये होगा कि यू विल बी बिहाइंड द बार्स। अगर एक बार प्रूव हो गया तो आप जेल के पीछे जाएंगे, अगर एक बार साबित हो गई वो चीज तो।
तो कोर्ट भी इंश्योर करता है कि क्या पता कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। लेकिन ये कैरेक्टर हर केसेस में नहीं आते हैं। जैसे मान लीजिए मर्डर हुआ है, मर्डर में आपका कैरेक्टर पूछा जाएगा क्या? रेप किया है आपने, क्या कैरेक्टर है आपका रिलेवेंट? जितने हीनियस ऑफेंसेस रहेंगे उतनी इनकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है। उसको भी बाद में डिस्कस करेंगे हम। मैं जनरल ओवरव्यू डिस्कस कर रहा हूँ, अभी तो मैं डीप में नहीं जा रहा, गुड कैरेक्टर वाली बात पे नहीं जा रहा। मैं अभी गुड कैरेक्टर वाली बात पे नहीं जा रहा, उसके लिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट आज कुछ प्रोविजंस बताऊंगा अभी। लेकिन अभी हम सिर्फ जनरल रूल डिस्कस कर रहे हैं, हम गुड कैरेक्टर नहीं डिस्कस कर रहे हैं। एक अच्छा चरित्र होता है, वो कब रिलेवेंट होता है उसको हम पढ़ेंगे। दैट वाज इन सेक्शन, आई बिलीव, कौन सेक्शन है? 46, 47, 48 में है शायद। इट इज इन 48। 48 में ही ना? हाँ, तो 48 हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। 48 नहीं 49 है, 49 है, 49। 49 में देखिए आप, एविडेंस ऑफ गुड कैरेक्टर लिखा हुआ है। 49 देखिए, 49 देखिए, 49 में लाइन पड़ी है, in criminal proceeding the accused has a bad character is irrelevant unless the evidence has been given that he has a good character is। रिप्लाई में हम गुड कैरेक्टर की बात कर रही है मैडम, तो उसको अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। अभी प्लीज जंप मत कीजिए टॉपिक को, इसको समझिए। तो कैरेक्टर के ऊपर अभी सिर्फ मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, कुछ लिखवा नहीं रहा इन सब चीजों के ऊपर, लेकिन जितना मैं बोल रहा हूँ उतना मैं लिखवा भी दूंगा आपको। तो आप ये बात समझिए, द कैरेक्टर शील जो है आपका, वो तब रिलेवेंट होता है जब सीन ऑफ अकरेंस के पहले हुआ हो और उसका आप एविडेंस दें। समझ में आई? जैसे कितने सारे बॉलीवुड के डायरेक्टर्स हैं, उनके ऊपर मीटू का आरोप लगा, अब वो सारे एविडेंसेस दे रहे हैं अपने गुड कैरेक्टर के, सबके सब क्या दे रहे हैं? अपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस दे रहे हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि गुड कैरेक्टर का एविडेंस कब दिया जा रहा है। बात समझ में आई ये वाली? यहां तक समझ में आया? थोड़ा सा लिख लीजिए, इसमें लिखिए। Reputation of a person, reputation of a person, it means his image in the society, it means his image in the society, it means his image in the society। यहाँ ख्याति से अभिप्राय है कि, यहाँ ख्याति से अभिप्राय है कि, यहाँ ख्याति से अभिप्राय है कि समाज में उसकी क्या पहचान है, समाज में उसकी क्या पहचान है। That is what other persons thinks about him, what other persons thinks about him, what other persons thinks about him। और समाज के अन्य लोग, और समाज के अन्य लोग, आधा पन्ना छोड़ के लिखना स्टार्ट कीजिए। और समाज के अन्य लोग, और समाज के अन्य लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं। आगे लिखिए, फुल स्टॉप। डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन is the attitude and temperament, disposition is the attitude and temperament towards others in the society, attitude and temperament towards others in the society। स्वभाव से तात्पर्य है कि, स्वभाव से तात्पर्य है कि, स्वभाव से तात्पर्य है कि व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का चरित्र और प्रकृति, और प्रकृति समाज में दूसरे व्यक्तियों के लिए कैसी है, और प्रकृति समाज में दूसरे व्यक्तियों के लिए कैसी है, समाज में दूसरे व्यक्तियों के लिए कैसी है। Wherever, आगे लिखिए, wherever the character of the person has to be proved, wherever the character of the person has to be proved, जहां कहीं भी व्यक्ति के शील को साबित करना हो, जहां कहीं भी व्यक्ति के शील को साबित करना हो, जहां कहीं भी व्यक्ति के शील को साबित करना हो, then evidence can be given, then evidence can be given with respect to reputation and disposition। साबित करना हो तो ख्याति
या स्वभाव के लिए, ख्याति या स्वभाव के लिए, ख्याति या स्वभाव के लिए, ख्याति या स्वभाव के लिए सबूत देना होगा। Then evidence has to be given with respect to reputation और disposition. ख्याति या स्वभाव के लिए सबूत देना होगा, सबूत देना होगा। And no evidence shall be given, and no evidences shall be given, and no evidences shall be given, no evidences shall be given which is in support of, which is in support of, which is in support of certain reputation and or disposition. No evidence shall be given with respect of certain reputation and or disposition. न कि किसी ख्याति या स्वभाव के लिए, न कि किसी ख्याति या स्वभाव को, न कि किसी ख्याति या स्वभाव को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य देना होगा, न कि किसी ख्याति या स्वभाव को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य देना होगा, साबित करने के लिए कोई साक्ष्य देना होगा। ठीक है ना। कोर्ट आपसे जनरली क्या पूछेगा, कोर्ट आपसे पूछेगा कि आपने ऐसा ओपिनियन क्यों बनाया। आप ऐसा नहीं कि उसको ऐसा ओपिनियन जो बनाया उसको साबित करने के लिए मेडिकल हॉस्पिटल का बिल लेके आ रहे हो, देखो सर इन सर ने पे किया था, ये लोगो सर एविडेंस, वो सब एविडेंस नहीं देने। जनरली आपको ओपिनियन क्यों बनाया, क्यों फ्रेम किया ऐसा ओपिनियन, आपकी ऐसी राय क्यों बनी कि इनका स्वभाव ऐसा है, या इनकी प्रकृति ऐसी है, या इनका चरित्र ऐसा है, या इनका शील ऐसा है, कोर्ट आपसे जनरली पूछेगा, लेकिन उसके लिए एविडेंसेस नहीं देगा। समझ में ही बात। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। आपको एविडेंस देना होगा विद रेस्पेक्ट टू रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन, लेकिन इनको साबित करने के लिए नहीं कहेगा कोर्ट आपसे। समझ में आ रही है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, मैं हॉस्पिटल लेके गया उसको, तो कोर्ट आपसे ये नहीं कहेगा कि चलो आप लेके गए, आपको हॉस्पिटल लेके गए थे ना सर, चलो साबित करो आपको हॉस्पिटल लेके गए थे। कोर्ट आपसे वो इंसिडेंट्स के रिगार्डिंग एविडेंसेस नहीं मांगेगा। उस दिन सर ने आपको रात को 12 बजे छोड़ा था घर पे क्योंकि लेट हो गए थे, ऑफिस में ज्यादा काम था, चलो उसका एविडेंस दो। तो कोर्ट इतनी पिक्युलिटीज में नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो दूसरे में लिखवाई, कोर्ट इसके पीछे नहीं जाएगा। कोर्ट आपसे ओपिनियन, जनरल ओपिनियन मांग सकता है कि आपने इसे राय क्यों बनाई। ऐसा मतलब नहीं कि चलो साबित करो अपनी राय से क्यों बनाई थी आपने। बात समझ में आ रही है। ऐसा नहीं कि आप साबित करो रात को 12 बजे आप फ्री हुए थे। जनरल वे में आप अपनी जो भी आपका होता है, आप ख्याति या स्वभाव के प्रति आप एविडेंसेस दे सकते हो किसी के भी कैरेक्टर को, शील को साबित करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि कोर्ट आपसे मांगे कि 12 बजे फ्री हुए थे आप, चलो बताओ दो एविडेंस, हॉस्पिटल गए थे आप, डॉक्टर का पर्चा तो होगा ना आपके पास, लेके आओ। तो कोर्ट इतनी पिक्युलिटीज में नहीं जाती है। और बेसिकली ये एक वीक एविडेंस है। होल ऑफ द स्टोरी क्या है सर, ये क्या है, ये वीक टाइप ऑफ एविडेंसेस है, बहुत ही वीक एविडेंस। समझ में ही बात। बहुत ही कमजोर साक्ष्य है ये न्यायालय के समक्ष। ऐसे तो हर आदमी क्राइम कर देगा और बता देगा कैरेक्टर अच्छा है। मतलब वो क्या साक्ष्य है जो डिग्री ऑफ ऑफेंस के साथ बढ़ रहा है, कम हो रहा है। हायर डिग्री के ऑफेंसेस हैं तो ये काम नहीं करता। अरे रेप किया, मर्डर किया, उसमें क्या कैरेक्टर रिलेवेंट होगा क्या आपका। अभी वो मान्य सुरवे देखिए, किसी ने सूट आउटेड बढ़ाला, मान्य सुरवे, अब वो टॉपर रहा होगा कॉलेज का, कैरेक्टर बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन है तो क्राइम किया है आपने, फिर उसके बाद आपके कैरेक्टर से क्या फर्क पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि ऐसा एविडेंस जो डिपेंड करता है 10 स्पेकुलिटीज के ऊपर, अगर हायर डिग्री ऑफ ऑफेंस है तो ये एविडेंस उतना ही कमजोर है, और जितना तुच्छ कैटेगरी का ऑफेंस है ये एविडेंस उतना ही स्ट्रांग हो जाता है। और एविडेंस भी ऐसा है जो 10 चीजों पे डिपेंड करता है। समझ में आ रही है। अलग अलग 10 फैक्टर से उस पर ये चीज रिलेवेंट होती है। फिर ये क्या एविडेंस हुआ, तो इससे वीक एविडेंस, इट इज नॉट ए वेरी स्ट्रॉन्ग सब्सटेंटिव एविडेंस जिसके सिर्फ कैरेक्टर के ऊपर आपको अक्विट कर दे।
सर कैरेक्टर है, उसने बोला है, आके बोली, आके कोई महिला बोल गई ऑफिस की, नहीं सर ये बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोर्ट अक्विट कर देगा। बात समझ में आ रही है? इतना कहने पे नहीं आपको कोर्ट दोष मुक्त कर सकता। इट डिपेंड्स ऑन वेरियस सर्कमस्टांसेस। बात समझ में आ रही है? सिर्फ आप ये बोलो कि शील का एविडेंस दे दिया चलो हम छूट गए, रिलेवेंट है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कोर्ट के अंदर। क्या साबित कर लोगे आप इससे किसी को दिखा के? आज कोर्ट ने कह दिया कि चलो ठीक है अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन बस में तो धक्का दिया ना इसने, और फिर बदतमीजी भी करी महिला से। ये बात तो बस का कंडक्टर बोल रहा है, बस का ड्राइवर बोल रहा है जो सीन ऑफ क्राइम पे मौजूद है। बताओ कैरेक्टर एविडेंस कभी मौके पे मौजूद होता है क्या? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इट डिपेंड्स। और जो एविडेंस डायरेक्ट नहीं है वो एविडेंस नहीं है, ये तो हम पढ़ते ही है ना, ये तो गोल्डन रूल ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस में लिखवा है आपको, स्टार्टिंग क्लासेस देखना कि एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। साक्षी क्या होना चाहिए? डायरेक्ट होना चाहिए। जरूरी है कि कैरेक्टर एविडेंस जो है, कैरेक्टर विटनेस जो है वो आपके मौके पे ही हो? जरूरी है क्या हर केस में? हो भी सकता है नहीं भी हो, क्योंकि आप तो एविडेंस किस चीज का दे रहे हो? सिर्फ ख्याति क्या है, शोभा को दे रहे हो। ख्याति जो है वो सोसाइटल पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करती है कि सामाजिक क्या सोचता है उसके बारे में, और स्वभाव वो है जो लोगों से उसका चरित्र होता है, कि लोगों से किस तरह से बिहेव करता है, यह आपका स्वभाव है। जब एविडेंस डायरेक्ट नहीं है तो फिर वो चीज बहुत स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है एविडेंस में? बात समझ में आ रही है? When the evidence is not direct, it is not a very peculiar evidence, it is not a very pivotal evidence. क्योंकि जब एविडेंस डायरेक्ट नहीं है तो फिर कैरेक्टर एविडेंस को क्या इतनी वरीयता दे रहे हैं? ये सिर्फ इनका पर्पस क्या होता है? ताकि कोर्ट अपनी ओपिनियन फ्रेम कर सके। कोर्ट क्या कर सके? न्यायालय किसी मामले में अपनी राय को, ये सब फैक्टर्स होते हैं, ये सारे मिटिगेटिंग फैक्टर्स होते हैं किस चीज में? अरे सर ये सारे एविडेंसेस मिटिगेटिंग फैक्टर होते हैं, आपको सजा कितनी मिलेगी, आपकी पनिशमेंट का क्वांटम कितना होगा। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट तय करती है सारी चीजें। क्या चीज तय करती है? क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, कि कितनी सजा मिलनी चाहिए अगर आप दोष सिद्ध होती है तो। अगर आपका कन्विक्शन होता है तो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कितना मिलना चाहिए? बात समझ में आ रही है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अब 354 है, तो पुराने आईपीसी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, भारतीय न्याय संहिता की बात नहीं कर रहा। जैसे मान लीजिए 354 है, असोल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमन विद इंटेंट टू आउटरीच हर मॉडेस्टी। जैसे मान लीजिए धक्का लगा, महिला ने उतर के एक थप्पड़ दे दिया, गिरा कैसे? आदमी को भी गुस्सा आ गया, उसने भी लग गया 354, हो गए ना? 354 दिया तो फिर असोल्ट नहीं लगा, फिर बाकी 509 वगैरह लग गए। या फिर हाथ उठाया ऐसे ही किया था बस। असोल्ट का मतलब होता है कि फिजिकल फोर्स यूज नहीं किया है इसने, आदमी ने थप्पड़ नहीं मारा। मान लीजिए उसने और थप्पड़ दे दिया लेकिन आदमी ने भी ऐसे किया, औरत इसलिए छोड़ रहा हूं, आगे से हाथ मत उठाना। असोल्ट का मतलब होता है, दो तरह के होते हैं, असोल्ट और बैटरी। बैटरी मतलब होता है स्किन टू स्किन टच, थप्पड़। लेकिन असोल्ट है, हमला है, हमले में कभी भी फिजिकल टच नहीं आता। ठीक है, मान लीजिए उस आदमी ने धमका दिया कि बाहर बाहर मत मिल जाना, जान से मार दूंगा, कैसे थप्पड़ दे लिया ऐसे वैसे करके, और सीधा 354 लगा दिया। अब 354 में अगर आप देखेंगे सजा कितने साल की दी हुई है, 354 में इसमें सजा दी हुई है सर अपने 1 साल से लेकर 5 साल तक की सजा है इसमें। किस साल की सजा है समझिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। 1 साल से लेकर 5 साल तक की सजा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, और कोई भी मजिस्ट्रेट ट्रायल कर सकता है। अब 1 से 5 साल की सजा है 354 की। बस में उस दिन जो हुआ, मैं आपको पूरा स्टोरी, तो केस चला स्टेट वर्सेस एक की तरफ से बहुत सारे विटनेसेस आ रहे हैं, ठीक है ना। सजा कितनी है? 1 से लेकर 5 साल। महिला की तरफ से बयान दे दिया कि महिला को धमकाया गया था कंडक्टर ने। और अगर दिल्ली में अगर आप बस में बैठे हो, दिल्ली में तो एक महिला कमांडो भी होती है बस के अंदर, दिल्ली की बसें हैं उसमें तो महिला कमांडो भी रहती है, उसने भी स्टेटमेंट दे दिया। प्लस जो महिला के साथी थी कोई और, उसने भी स्टेटमेंट दे दिया। तो मतलब ऑफेंस तो किया है असोल्ट वाला, ये बात तो साबित हो गई। अब इसकी तरफ से कैरेक्टर विटनेसेस आगे बहुत सारे,
लेकिन सीन ऑफ क्राइम पे एक भी मौजूद नहीं था, मतलब जहां पे ऑफेंस हुआ उस जगह पे इंसिडेंट पे कोई नहीं है। क्या पर्पस है 46 से 50 का? क्वांटम तय करने का कि कितनी सजा मिलनी चाहिए, कि क्वांटम तय किया जाए। अब सजा देखो तो 1 से 5 साल है, मतलब कोर्ट 1 साल से लेकर 5 साल तक कितनी भी सजा दे सकता है। मिनिमम 1 साल की तो कोर्ट को देनी पड़ेगी। ये कैरेक्टर विटनेस क्या डिसाइड करेंगे? ये कोर्ट का एक ओपिनियन फ्रेम करेंगे, न्यायालय की राय को तैयार करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑफेंस। बात समझ में आ रही है? ये न्यायालय की राय को तैयार करने में हेल्प करेंगे, कितनी सजा दी दे, 1 से 5 साल में कितनी सजा दें। इनके बयान से आप अक्विट नहीं हो जा रहे हो, सजा कम, क्योंकि लेस मतलब एविडेंस तो ऐसा है। एविडेंस क्या है सर? एविडेंस उस तरीके का है, एविडेंस क्या है सर? एविडेंस उस तरीके का है, बहुत वीकर टाइप ऑफ एविडेंस है, बहुत कमजोर साक्ष्य है। बात समझ में आ रही है? तो कोर्ट तय करता है कितनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, जैसे हम क्रिमिनल केस डिस्कस कर रहे हैं, मैं सिविल केस नहीं डिस्कस कर रहा अभी मैं सिर्फ क्या डिस्कस कर रहा हूं आपसे? क्रिमिनल केस डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है? तो क्रिमिनल केसेस में क्या होता है सर? जो एविडेंसेस हैं कैरेक्टर के ऊपर, आप जो सील के ऊपर जो भी आप साक्ष्य दे रहे हैं वो सब क्या है सर? सुसंगत है, रिलेवेंट है। लेकिन अब कैरेक्टर भी 2 तरह का होता है। मैं क्रिमिनल केसेस की बात कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। मैं कैरेक्टर भी 2 तरह का होता है। एक होता है गुड कैरेक्टर, एक होता है मतलब अगर मैं बात करूं तो शील जो है ना आपका, एक होता है अच्छा शील और एक होता है बुरा। में छोटी आएगी बड़ी आएगी? बुरा शील। देखिए क्रिमिनल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में अगर आप किसी का गुड कैरेक्टर बता रहे हो तो ये चीज क्या है सर? ये सुसंगत है। लेकिन वही क्रिमिनल केसेस में अगर आप किसी का बैड कैरेक्टर बता रहे हो तो वो चीज क्या है? इररिलेवेंट है, विसंगत है, और ये सुसंगत है। क्यों? कोई रीजन बताएगा मुझे इसका? थोड़ा सा सोचेंगे और रीजन बताइए मुझे इसका। कैन somebody टेल मी द रीजन? ऐसा क्यों होता है? गुड कैरेक्टर के लिए तो आप रिलेवेंट है आपका दिया हुआ साक्ष्य, चाहे वो डिस्पोजिशन पे हो या फिर कैरेक्टर पे हो, रेपुटेशन पे हो। नहीं नहीं नहीं, सब नहीं है। बताएं कि क्यों बैड कैरेक्टर रिलेवेंट होता है क्रिमिनल केसेस में। मतलब अगर कोई महिला आके बोल रही है कि नहीं सही सर ये घटिया किस्म का आदमी है, 4 बार इसने और बार छेड़छाड़ कर रखी बस में, तो कोर्ट कहेगा नहीं 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 आपका एविडेंस नहीं लेंगे हम, हमारे लिए क्या है चीज वो? इररिलेवेंट है। ऐसा क्यों? तो अच्छी बात है ना, रिलेवेंट होना चाहिए। कि मान लीजिए उसी बस में, हाँ ताकि जो नया उसने किया कंडक्ट किया अभी, तो उसके बेसिस पे उसको पनिशमेंट। हाँ कुछ कुछ हद तक सही है। देखिए ऐसी बात है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना। देखिए सर, पहले का अगर उसका कोई बैड कैरेक्टर रहा है, उसके ऊपर जो भी आप एविडेंस दोगे वो सब इररिलेवेंट है, वो सब विसंगत है। इसका रीजन क्या है कि सर कोर्ट अपना माइंड प्रीजुडिस नहीं करना चाहता।
न्यायालय क्या नहीं चाहता अपना माइंड? प्रीजुडिस। प्रीजुडिस का क्या मतलब होता है यहाँ पे, बताइए मुझे। प्रीजुडिस का मतलब है न्यायालय कोई पूर्वाग्रह नहीं चाहता किसी अभियुक्त की लिए। पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि न्यायालय कोई पूर्व धारणा नहीं बनाना चाहता। नहीं, ह्यूमन राइट्स का यहाँ पे कोई पर्पस नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात है यहाँ पे। ह्यूमन राइट अलग है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अलग है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बोलता है कि हर आदमी को अपने आप को डिफेंड करने का अधिकार है, ऑडिटम पार्टम। और आप ऐसे एविडेंसेस मत दीजिए कोर्ट के सामने जिससे कोर्ट प्रीजुडिस हो जाए। बात समझ में आ रही है? बात समझिए पहले। क्रिमिनल केसेस में इररिलेवेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कोर्ट अपना ओपिनियन सेट नहीं कर सकता ना। जैसे याद करो सीआरपीसी। सीआरपीसी में हमने एक बात समझी थी कि सर 3 तरह से क्रिमिनल केस इनिशिएट होता है, ऑन द कंप्लेंट, पुलिस रिपोर्ट एंड द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड। 3 चीजों पे कॉग्निजेंस लिया जाता है, संज्ञान लिया जाता है क्रिमिनल केसेस में। अगर कॉग्निजेंस लिया है ऑन द इन्फॉर्मेशन, तो जिस मजिस्ट्रेट ने इन्फॉर्मेशन के ऊपर कॉग्निजेंस ले लिया तो उस अक्यूज का राइट है, उससे पूछा जाएगा कि क्या आपका ट्रायल इन्हीं मजिस्ट्रेट साहब से करवाया जाए जिन्होंने आपके खिलाफ कॉग्निजेंस लिया है। वो इसलिए लिया जाता है, इसलिए पूछा जाता है टू इंश्योर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, क्योंकि कोई भी अपने केस में जज नहीं बन सकता ना सर। आप जिसके खिलाफ कॉग्निजेंस ले रहे हो इन्फॉर्मेशन के ऊपर, मान लीजिए आज दिन आप जज साहब बन गए, आपने अखबार पढ़ा, अखबार पढ़ते देखा अच्छा 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 अखबार में आया था कि पुलिस कोई मामला दर्ज नहीं कर रही है। आपने संबंधित आप ही के थाने के अंदर कोई मैटर था, पुलिस के एसएचओ को बात करी कि यार ये क्या मामला है, कि नहीं नहीं सर बहुत प्रेशर है इसके ऊपर पॉलिटिकली। आप नए नए जज बने और आपको पता है कि जुडिशरी इम्पार्शियल होती है, ये होती है, आपको 4-5 सिद्धांत जो दिमाग में फिट है। आपने बोला मैं कॉग्निजेंस ले रहा हूँ इसके ऊपर, पार्टी को बुला लो, 10 बजे कोर्ट में पेश करो इनको। एसएचओ को बोल दिया आपने। अब एसएचओ ने भाई आपकी बात तो मानेगा, एसएचओ बुला लिया और अगेंस्ट द आपने अक्यूज कॉग्निजेंस ले लिया। तो अक्यूज से पूछा जाएगा कि क्या आप चाहते हो कि वही न्यायाधीश आपके खिलाफ इसका पूरा ट्रायल करें। ये इंश्योर किया जाता है इन केसेस में कि कहीं प्रिजुडिस ना हो जाए। जज पहले से ये पूर्व धारणा ना बना ले कि नहीं 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 ये अक्यूज तो खराब ही है। मान लीजिए 4 महिला आके बोल गई कि ये हर दिन बस में छेड़छाड़ करता है ये लड़का, तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑफेंस पहले हुए हैं उस टाइम कहां थे? जो ऑफेंस आपके पहले हुए हैं उस टाइम क्यों नहीं आए? भाई आप ट्रायल इस टाइम की कर रहे हो ना। एक और मैं आपको बात बताता हूँ बहुत अच्छी, जब मैं तुम्हें सीआरपीसी मतलब भारतीय न्याय संहिता पढ़ाऊंगा इस बैच में, तो मैं आपको प्रीवियस कन्विक्शन के ऊपर बताऊंगा। एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा प्रीवियस कन्विक्शन, उसको बोलते हैं पूर्व दोष सिद्धि। अगर कोई आदमी पहले से ही कन्विक्टेड है, पहले भी ऑफेंसेस में कन्विक्टेड रहा है, इस बात को कभी भी ट्रायल के टाइम पे नहीं बोला जाता जज के सामने कि सर ही इज प्रीवियसली कन्विक्टेड। आपने अगर जज के सामने ये बात बोल दी, आपने अगर जज साहब के सामने ट्रायल के चलते समय, विचारण चल रहा है, ट्रायल चल रहा है कोर्ट में, उस एविडेंसेस लिए जा रहे हैं पर्टिकुलर ऑफेंस के रिगार्डिंग, और अगर आप प्रोसिक्यूशन ने अगर ये बात बोल दी कि सर ऑलरेडी प्रीवियस कन्विक्शन है इसका, तो कोर्ट एविडेंसेस लेने से मना कर देगा। कोर्ट क्या बोलेगा? कोर्ट बोल देगा एविडेंसेस नहीं लेंगे। और नहीं इसको सेक्शन 75, मेरे को भी नए वाले सेक्शन याद नहीं है, सेक्शन 75 आईपीसी के अंदर इसको प्रीवियसली कन्विक्ट करेगा। सेक्शन 75 आईपीसी से बोलता है कि अगर कोई भी आदमी आईपीसी के 2 चैप्टर 12 या चैप्टर 17 में अगर एक से ज्यादा बार कन्विक्ट होता है, चैप्टर 12 में या चैप्टर 17 में, 12 चैप्टर बोलता है कि जो भी ऑफेंसेस है रिगार्डिंग टू कॉइन, काउंटरफिट ऑफ करेंसी वगैरह, या फिर ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, इसमें अगर 2 बार ज्यादा कन्विक्ट हो, मतलब 1 बार ज्यादा कन्विक्ट हो जाता है, रिपीटेड कन्विक्शन है उसका, पूर्व दोष सिद्धि है उसकी, तो फिर सजा मिलेगी सीधी 10 साल की और लाइफ इंप्रिजनमेंट। अगर आप एपीओ हो तो आपको कभी भी कोर्ट को ट्रायल के टाइम ये नहीं बोलना प्रीवियस कन्विक्शन है सर इसका।
जैसे आपने बोल दिया तो फिर 75 की पावर आप यूज नहीं कर सकते, ये याद रखना। उनकी बाद में करेंगे, लेकिन अभी ये बात समझिए कि ये जो प्री जुडिस है कोर्ट का, अगर मान लीजिए कोर्ट ट्रायल के टाइम पे पूर्वाग्रह में आ जाए कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो फिर कोर्ट ट्रायल कैसे करेगा? कोर्ट ने तो पहले माइंड बना लिया अपना। कोर्ट निष्पक्षता से कैसे सुनेगा उस केस को? कोर्ट इम्पार्शियल कैसे रहेगा? कोर्ट ने तो पहले ओपिनियन बना लिया अपना कि नहीं नहीं, ये तो भैया इससे नहीं किया ऑफेंस। बात समझिए ये वाली। तुम प्रीवियस कन्विक्शन को कोर्ट में बोल नहीं सकते ड्यूरिंग द ट्रायल। कब बोलना होता है इस पॉइंट को? इस पॉइंट को कब बोलना होता है? सुनिएगा इधर, मैं पूरी क्रिमिनल ट्रायल खत्म कर देता हूँ यहीं पे। 154 की एफआईआर, 173 2 में चार्जशीट, 191 बी में आपका हो गया यहाँ पे कॉग्निजेंस, 204 में इश्यू प्रोसेस, 207 में डॉक्यूमेंट दिए, 209 में कमिटल हुआ, 211 में चार्ज फ्रेमिंग हुई, 313 के बयान हो गए। यहां से प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस भी ले लो, डिफेंस एविडेंसेस। हियरिंग ऑन सेंटेंस, सजा पर सुनवाई की जाएगी। क्या की जाएगी? सजा पर सुनवाई, हियरिंग ऑन सेंटेंस। जब हियरिंग ऑन सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा, इस टाइम बताना है आपको कि प्रीवियस कन्विक्शन है इसका, क्योंकि कोर्ट यहाँ पे इसको, कोर्ट ने एक फॉर्मल ऑर्डर निकाल देता है यहाँ पे कि हम इसको मानते हैं कि इसने ऑफेंस किया है, हम इसको कन्विक्ट करते हैं, लेकिन सजा पर सुनवाई बाद में करेंगे। जब सजा पर सुनवाई होगी उस टाइम आप प्रीवियस कन्विक्शन बताइए, प्री जुडिस को अफेक्ट को रोकने के लिए। आप पूरे ट्रायल में नहीं बोलेंगे कि सर इसने पहले ऑफेंस किया हुआ है। क्योंकि आपका काम ये नहीं है, आपका काम है कि कोर्ट को प्रीजुडिस नहीं होने देना, पूर्वाग्रह नहीं आना चाहिए कोर्ट के माइंड में। तुम जज हो, अगर तुम्हारे सामने कोई ट्रायल के टाइम बोल देता है कि सर प्रीवियस कन्विक्शन है इसका, तो फिर आप उसको सेक्शन 75 में नहीं लेके जाओगे, फिर आप उसको बड़ी हुई सजा नहीं दोगे, आप उसको एनहांस पनिशमेंट नहीं दे सकते। क्योंकि ये पॉइंट तो आपको तब रेज कर दिया जब ट्रायल ही चल रही थी और इसके ऊपर जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के। ऑन द सेम पॉइंट देयर आर प्लेंटी ऑफ जजमेंट्स। ट्रायल के टाइम पे प्रीवियस कन्विक्शन की बात को छेड़ना नहीं है। लेकिन अगर आपने ट्रायल के टाइम पे बात छेड़ दी तो, जैसे मान लीजिए अक्यूज खुद बोल रहा है कि सर मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, फिर उसी के बारे में बात करेंगे। आपका जो पॉइंट था ना गुड कैरेक्टर वाला, अब लूंगा उससे। ये कहानी समझ में आई यहां तक कि क्यों क्रिमिनल केसेस में बैड कैरेक्टर इरेलेवेंट है? इंटरव्यू में पूछा जा सकता है सवाल कि क्यों रिलेवेंट है? क्योंकि कोर्ट प्रीजुडिस नहीं होना चाहता, न्यायालय पूर्वाग्रह से पीड़ित नहीं होना चाहता इस टाइम पे। अगर कोर्ट अपना पहले से माइंड सेट कर लेगा, कोर्ट ने पहले से अपना माइंड मेकअप कर लिया कि हाँ ही इज द अक्यूज्ड, तो फिर जस्टिस कैसे होगा? हमें ये भी तो इंश्योर करना है ना कि जस्टिस हो कोर्ट के अंदर। आप प्रीवियस कन्विक्शन पे कोई बात करते हो उसको रोक दीजिए, नहीं प्रीवियस कन्विक्शन की बात है तो जब हियरिंग ऑन सेंटेंस होगा उस टाइम करेंगे, अभी नहीं। 237 है सीआरपीसी का, पढ़ेंगे हम लोग, एपीओ में तो आने वाला है टॉपिक। अब वह देखिएगा इन सब टॉपिक्स को, जिसको लेना है क्लासेस वो ले सकते हैं, बट सीआरपीसी वहां भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में चल रही है। चलिए मैं आगे चले, चलिए प्रोसीड फर्दर। तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई थी हमें कि भैया कैरेक्टर जो है अच्छा अगर आपका है तो वो रिलेवेंट है, ठीक है। लेकिन अगर कोई अक्यूज अपना अच्छा कैरेक्टर देता है, न्यायालय के सामने क्या रखता है? अच्छा कैरेक्टर रखेगा, क्योंकि वो चीज रिलेवेंट है। मान लीजिए एक अक्यूज ने रखा अपना कैरेक्टर बहुत अच्छा कि सर मैंने कभी ऐसा ऑफेंस नहीं किया, और उसने लिख दिया नो एंटीसीडेंट्स। क्या लिखा उसने? मतलब कोई भी पूर्व में ऑफेंस नहीं है अपने, कोई भी पूर्व अपराध नहीं है। नो एंटीसीडेंट मतलब होता है
कोई अपने पूर्वापराध नहीं है। एंटीसीडेंट मतलब क्या होता है कि सर मेरे कोई भी पूर्वापराध नहीं है। अगर कोई अक्यूज से लिखता है कि मेरे कोई एंटीसीडेंट नहीं है, इसका मतलब भी क्या होता है कि वो एविडेंस देना चाहता है अपने अच्छे कैरेक्टर का। इतने हम लोग बेल एप्लीकेशंस बनाते हैं कोर्ट के अंदर कि सर कोई भी एंटीसीडेंट नहीं है पुराना, कभी अपराध नहीं किया जीवन में, लिखते हैं हम लोग। देखो मैं जब आपको बेल पढ़ाऊंगा बीएनएसएस के अंदर, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कंसिडरेशंस होते हैं जिसमें बेल ग्रांट की जाती है, कि जमानत याचिका मंजूर करने के लिए क्या क्या मुख्य बिंदु होते हैं। अब इसकी हम बात करते हैं। मान लीजिए अक्यूज ने बोला कि उसके कोई एंटीसीडेंट्स नहीं है, कोई पूर्व अपराध नहीं है। लिख रहे हैं इस चीज को, डायग्राम बनाओ। कौन बनाएगा बेटा, ये सब सुस्त बैठे रहोगे तो फिर भूल जाओगे, कहानी सुनने आओगे यहाँ पे। बनाते रहा करो हैंड टू हैंड, हर चीज लिखवाऊंगा तो लिखाई थोड़ी जाती है। मेरे लिए भी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि हर चीज में लिखवा पाऊँ। डायरेक्ट लिखवा दूंगा, 2-5 लाइन ऊपर नीचे लिखवा दूंगा। जो भी ज्ञान मिल रहा है आपको उसको खुद लिखने स्टार्ट कीजिए। मैं हैबिट ऑफ राइटिंग, वो जो भी मैं कह रहा हूँ उसको कान से सुनिए और हाथ से लिखिए। मान लीजिए इसका कोई एंटीसीडेंट नहीं है, उसने बोल दिया कि सर मेरे कोई एंटीसीडेंट नहीं है। दूसरी पार्टी क्या करेगी सर? दूसरी पार्टी कौन सी? स्टेट प्रोसिक्यूशन। अरे केस चल रहा है स्टेट वर्सेस एमए। अक्यूज बोल रहा है कि सर मेरे कोई एंटीसीडेंट नहीं है, मेरे कोई पूर्व अपराध नहीं है। अब जो प्रोसिक्यूशन है, अभियोजन है, वो क्या करेगा सर? वो देगा यहाँ पे रिप्लाई, अपना जवाब देगा। वो रिप्लाई में अक्यूज का बैड कैरेक्टर साबित कर सकता है। वो रिप्लाई में क्या कर सकता है? अक्यूज का बुरा शील, अपराधी का या अभियुक्त का जो बुरा शील है उसको साबित कर सकता है। और ये चीज यहां पे क्या बन जाएगी? रिलेवेंट। ऐसे तो बैड कैरेक्टर क्या बनता है? ऐसे तो बैड कैरेक्टर इरेलेवेंट है। लेकिन अगर कोई आगे होकर बता रहा है कि नहीं मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, मेरे खिलाफ कोई भी मामले नहीं है, मेरा पहला अपराध है, तो आप प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस दे सकता है उसके बैड कैरेक्टर के ऊपर, और वो बैड कैरेक्टर क्या होगा? रिलेवेंट होगा। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आप रिप्लाई में अगर उसका कैरेक्टर देते हैं तो वो चीज क्या बन जाती है? रिलेवेंट। एक बार सेक्शन पढ़ेंगे अपन सारे, अब एक साथ सब पूरा हो चुका है क्रिमिनल का केसेस। एक बार पढ़िए 47। अब डायरेक्ट निकाल लीजिए, मेरी तरफ से तो कंप्लीट है। 47 निकाल लीजिए। क्या बोल रहा है पहली लाइन में? इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट, बेटा हिंदी में वो जो नया वाला बैरेक्ट ले आओ। इच्छा शक्ति होनी चाहिए लाने की। हर बार एक ही बच्चे के लिए बोलना पड़ता है कि 47 नया वाला, पुराना वाला पढ़िए आप। कौन सा है पुराना वाला? 53। इच्छा शक्ति लेके आइए। डायरेक्ट नहीं है तो प्लीज खरीद लीजिए। और बहुत बहुत मंगवा लिए मैंने बच्चों के लिए। ये बच्चे हमारे क्या बिल्कुल ही आलसी किस्म के हैं, उच्च किस्म के आलसी। आज 23वां लेक्चर चल रहा है, बीच में छुट्टियां उट्टियां काउंट कर लो तो मतलब ऑलमोस्ट 40 डेज हो चुके हैं साक्ष्य दिन को चलते हुए। आज 23वां लेक्चर है। संडे काउंट कर लो, कोचिंग शिपिंग काउंट कर लो, मतलब 40 दिन पहले स्टार्ट किया था भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब 40 दिन में एक बैरेक नहीं लेके आ पा रहे, टोक फाटक मिलता है, टोक फाटक भी मिलता है। ऐसे कोई काम होगा अपना पर्सनल तो आप चले जाते हो चौड़ा रास्ता, कहते ना बैंक के काम के लिए, तो फिर इसके लिए भी तो होके आया जा सकता है ना। इच्छा शक्ति नहीं ना पढ़ाई की, वो जो इच्छा शक्ति है वो कमी है, तो फिर अब क्या ही कर सकते हैं। किसके बाद अभी पुराना बैरेक्ट ही है जो घसीट रहा है पुराने बैरेक्ट को। करो अपनी जो मर्जी वो करो। ये रहा, सबके पास गाड़ियां हैं आप लोगों के पास। और ये रहा टोक फाटक। टोक फाटक में कौन सा? रमेश है ना, रमेश है शायद, रमेश बुक कंपनी। हाँ मेहता वाला है, उसे ले लो। मानसरोवर में भी बेचते हैं, मानसरोवर में शिप्रापत थाने के सामने, वहां पे मिलते हैं। भाई इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। 47 पढ़िए। मैं अब रिपीट नहीं करूंगा नया पुराना, दिमाग लगा लेना और समझ लेना। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग द फैक्ट दैट द पर्सन अक्यूज्ड इज ऑफ गुड कैरेक्टर इज रिलेवेंट।
डांडी कार्रवाई में ये तथ्य सुसंगत है कि अभियुक्त व्यक्ति अच्छे शील का है। तो मतलब कैरेक्टर क्या है, गुड कैरेक्टर रिलेवेंट है, ये बात मैंने आपको लिखवा दी यहाँ पे। तो ये जो बात मैंने आपको लिखवाई यही बात क्या है सर, सेक्शन। अब आगे चलिए, निकालिए सेक्शन 49 पढ़िए। In criminal proceedings, the fact that the accused has a bad character. In criminal proceedings, the fact that the accused has a bad character. Criminal proceeding में accused का जो bad character है, उसका जो बुरा शील है, ठीक है ना सर, वो क्या है सर, विसंगत है। तो मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट है सेक्शन 49 का, जो पार्ट 1 है, ये चीज क्या है सर, ये जो बात लिखी मैंने, ये पार्ट 1 की बात कर रहा हूं मैं, और पार्ट 2 की बात कहाँ आएगी, यहां से, ठीक है ना। डायग्राम भी अगर आपको दिमाग में याद है ना, फिट है, जीवन में मिस्टेक नहीं होगी। पढ़िए, आगे पढ़िए उसे। अनलेस एविडेंस हैज बीन गिवन दैट ही हैज ए गुड कैरेक्टर। उसने बता दिया कि सर मेरे कोई एविडेंसेस नहीं है, एंटीसीडेंट्स नहीं है, मतलब उसने क्या दे दिया है अपना, अगर उसने गुड कैरेक्टर का दे दिया है, unless evidence has been given in which it becomes relevant, तो ये चीज रिलेवेंट है। आगे पढ़िए। दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू द केसेस विच द बैड कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज इटसेल्फ इन फैक्ट इन इशू। अगर उसका कैरेक्टर खुद ही क्या है सर, बैड कैरेक्टर का है, तो वो अगर भैया फैक्ट इन इशू मतलब क्या है, फैक्ट इन इशू का मतलब क्या है, तो उसके कैरेक्टर के ऊपर ही किसी औरत ने आरोप लगाया रखा है, मीटू का एलिगेशन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मीटू का एलिगेशन लगा हुआ है, तो उन केसेस में आप एविडेंसेस नहीं दोगे, पहली बात ये। आगे पढ़िए। ए प्रीवियस कन्विक्शन इज रिलेवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर, अब यहाँ पे क्या हुआ सर, उसने बताया कि उसका कोई भी अपराध नहीं है, प्रोसिक्यूशन ने क्या किया, उसके बैड कैरेक्टर का एविडेंस दे दिया। जैसे प्रोसिक्यूशन ने बता दिया कि सर उसको प्रीवियस कन्विक्ट किया था हमने, बता सकते हैं ना, प्रोसिक्यूशन बताएगा ना अभियोजन कि सर पूर्व में 2 सिद्धि थी, तो वो चीज क्या बन जाएगी यहाँ पे आके, रिलेवेंट बन जाएगी। प्रीवियस कन्विक्शन इज रिलेवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर, लेकिन वो भी तब दिया जाएगा, वो भी सिर्फ तब दिया जाएगा जब उसने गुड कैरेक्टर दिया उस चीज का। तो मतलब रिप्लाई में आप दे रहे हो, अगर आप कोई भी चीज रिप्लाई में दे रहे हो, तो हिंदी में पढ़ लो एक बार, हिंदी में पढ़िए। डांडी कार्रवाई में तथ्य की अभियुक्त बुरे शील का है, विसंगत है, ठीक है, जब तक कि इस बात का साक्ष्य न दिया गया हो कि अच्छे शील है। जैसे दिए जाने की दशा में वो सुसंगत हो जाता है, उसने बता दिया कि भाई मेरा अच्छा शील है। इसके रिप्लाई में इसके साथ आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, यहीं पे आपको पढ़ना पड़ेगा स्पष्टीकरण 2। यहां से जो चीज स्टार्ट हो रही है, यहां से क्या हो रहा है, प्रोसिक्यूशन जब एविडेंस दे रहा है तो एक स्पष्टीकरण 2 स्टार्ट हो रहा है यहां से, ठीक है। ये धारा उन मामलों में लागू नहीं होती जिसमें किसी व्यक्ति का बुरा शील स्वयं विवादक तथ्य है। सेम फैक्ट इन इशू क्या है कि उसका बैड कैरेक्टर ही क्या है, फैक्ट इन इशू है, वहां पे आप एविडेंस दो, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप मान लीजिए सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस वाला मामला है, पोस्ट का मामला है, प्रोहिबिशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस ऑफ वुमन वाला एक्ट है। अब वो उस एक्ट में आप कितना अच्छा गुड कैरेक्टर लिया हो अपना, कुछ फर्क पड़ेगा उस चीज का, क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर खुद ही क्या है, फैक्ट इन इशू है, खुद ही मेन फैक्ट है जिसके ऊपर पूरा केस चलने वाला है। बात समझ में आई। तो उन चीजों के कोई फर्क नहीं पड़ते, उन चीजों के। एक और सेक्शन है इसका, अब उसको भी देख लेते हैं हम लोग। अर्लियर इट वाज, पहले जो ये सेक्शन था, अर्लियर दिस सेक्शन वाज 53A, पहले 53A था, अभी जितने भी ए वगैरह थे इनको सबको खत्म करके मर्ज कर दिया है, पूरा प्रॉपर सेक्शन बना दिया है इन्हें, 53A। जो 53A था पुराना वाला, अब वो क्या बन गया है, 48। तो कहने का मतलब ये है सर, अगर ये जितने भी सेक्शन दिए हुए हैं 64, 65, 64 से लेकर 64 से लेकर अगर आप स्टार्ट करेंगे तो कहां तक सेक्शन है, 78 तक। तो 64 से लेकर 68 तक जितने भी सेक्शन हैं, ये सब क्या हो जाएंगे सर, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमन है। अगर महिलाओं के विरुद्ध कोई भी अपराध हुआ है तो महिला का आप कैरेक्टर एसोसिएशन नहीं करोगे, ठीक है, उसके चरित्र का हनन नहीं करोगे, आप उसके प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में नहीं पूछोगे। समझ में आई बात। क्या देखिए यहाँ पे एक आध चीज को अंडरलाइन कीजिए,
डायरेक्ट में अंडरलाइन कीजिए, जहां पे भी कंसेंट का इशू है ना, मतलब कि सर कंसेंसुअल सेक्स हुआ था, आगे लिखिए, एविडेंस ऑफ द करेक्ट ऑफ द विक्टिम और सच पर्सन प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस विद एनी पर्सन शैल नॉट बी रिलेवेंट। समझ में आई बात? विद रेस्पेक्ट टू कंसेंट और द क्वालिटी ऑफ कंसेंट, आप उसको कैरेक्टर को लेकर एविडेंसेस नहीं दोगे, ठीक है ना। हिंदी में अंडरलाइन कीजिए, जहां पीड़िता के शील ऐसे व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य इस सम्मति या सम्मति गुणति के मुद्दे पर सुसंगत नहीं होगा। तो मतलब अब एविडेंसेस नहीं दोगे, जो भी वो मान लीजिए किसी औरत ने किसी आदमी के ऊपर एलिगेशन लगा दिया रेप का, ठीक है ना, आदमी बोल रहा है कि सर कंसेंसुअल था, ठीक है ना, सहमति थी हमारे बीच में फॉर द सेक्सुअल रिलेशनशिप, और उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, एविडेंसेस दे रहे हो उसके कैरेक्टर के ऊपर, कैरेक्टर ऊपर एविडेंस दे रहे हो, उसके रेपुटेशन का दे रहे हो और उसके डिस्पोजिशन का दे रहे हो, उसके ख्याति या स्वभाव का आप क्या दे रहे हो, लोगों को वो दे रहे हो, एविडेंसेस दे रहे हो। तो जहां पे भी प्रीवियस सेक्सुअल कंसेंट की बात है उसकी, तो वो चीज क्या हो जाएगी सर, इररिलेवेंट है इन मामलों में। बात समझ में आई? जो ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमन है, आप जाके देख लीजिएगा कौन कौन से नए वाली भारतीय न्याय संहिता के अंदर 64 से लेकर 78 तक पूरा देख लीजिए, वहां पे कौन कौन से ऑफेंसेस बन रहे हैं। ये सारे ऑफेंसेस है 376A, 376B, 376, 376(2), 376C, D, B, AB वाले ऑफेंस है, और यहाँ पे DADB वाले ऑफेंस है। ये सारे ऑफेंसेस है ना, इन सबको जितने भी ये ऑफेंसेस थे 10-12 ऑफेंस थे ये पूरे, इनको अब पूरा प्रॉपर सेक्शन नंबर दे दिया है। अब ये AB में नहीं है। डन, ठीक है, यहां तक क्लियर है बिल्कुल? थोड़ा सा लिखेंगे अब अपन, इसमें अपना लिखने का काम देखे अब। क्रिमिनल केसेस में लिखेंगे ना, तो पहले आज तो क्रिमिनल को कर लेते हैं खत्म, ठीक है ना। हेडिंग डालिए, कैरेक्टर इन क्रिमिनल केसेस, डांडिक मामलों में शील, कैरेक्टर इन क्रिमिनल केसेस। लिखने स्टार्ट कीजिए। सेक्शन 47 says that in criminal cases the fact that the person accused is of good character, is relevant. Person accused is of good character is relevant. धारा 47 के अंतर्गत ये बताया गया है कि डांडिक मामलों में ये तथ्य सुसंगत है कि अभियुक्त अच्छे शील का व्यक्ति है, आगे लिखिए, नॉर्मली वी प्रिज्यूम दैट a person of good character and reputation will not generally resort to any criminal cases
resort to any criminal cases, resort to any criminal cases, सामान्यतः हम ऐसी उपधारणा करते हैं कि सामान्यतः ऐसी उपधारणा करते हैं कि एक अच्छे शील और ख्याति का व्यक्ति कोई डांडिक कार्य नहीं करेगा, कोई डांडिक कार्य नहीं करेगा, कोई डांडिक कार्य नहीं करेगा। Thus if goodness is proved, thus if goodness is proved, thus if goodness is proved, it leads to presumption against, it leads to presumption against, it leads to presumption against the commission of a crime, it leads to presumption against the commission of a crime, it leads to presumption against the commission of a crime। जहां कहीं भी ये अच्छाई साबित हो जाती है, जहां कहीं भी अच्छाई साबित हो जाती है, तो न्यायालय को ये उपधारणा करने में मदद होती है कि कि किसी अपराध को उस व्यक्ति द्वारा किया गया है या नहीं, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। एविडेंस ऑफ गुड कैरेक्टर इज ऑलवेज एडमिसिबल, एविडेंस ऑफ गुड कैरेक्टर इज ऑलवेज एडमिसिबल। अच्छे शील का साक्ष्य हमेशा ग्राह्य होता है, अच्छे शील का साक्ष्य हमेशा ग्राह्य होता है। एविडेंस ऑफ गुड कैरेक्टर इज ऑलवेज एडमिसिबल। अच्छे शील का साक्ष्य हमेशा ग्राह्य होता है, बट कैरेक्टर एविडेंस इज ए वीक एविडेंस, परंतु शील का साक्ष्य एक कमजोर साक्ष्य है, and it cannot outweigh the guilt of accused, और ये साक्ष्य अभियुक्त की दोष सिद्धि को पलट नहीं सकता, The evidence of character is always relevant in cases where quantum of punishment shall be decided. The evidence of character always relevant in cases where the quantum of punishment shall be decided. Always relevant in cases where the quantum of punishment shall be decided. The quantum of punishment shall be decided. The quantum of punishment, शील का साक्ष्य उन मामलों के लिए सुसंगत है जहां शील का साक्ष्य उन मामलों के लिए सुसंगत है जहां न्यायालय को दंड की मात्रा निर्धारित करनी हो, दंड की मात्रा निर्धारित करनी हो।
अब देखिए कुछ बातें हैं जो मुझे बतानी पड़ेगी आपको यहाँ पे। देखिए जैसा 313 का एविडेंस होता है ना सर, 313, अब जो भी नया सेक्शन होगा आप कोरिलेटिव कर लीजिएगा। जैसे 313 का एविडेंस, जो एविडेंसरी वैल्यू 313 की है वही एविडेंसरी वैल्यू किसकी है, अब 313 क्या होता है पहले वो समझिए थोड़ा सा, तभी समझ पाओगे कि भाई 47 की एविडेंसरी वैल्यू को मैं सीधा इससे कंपेयर क्यों कर रहा हूँ। अब जो नया वाला सेक्शन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसको जाके बैरेट में कोरिलेटिव सेक्शन देख लेना, लेकिन मैं पुराने वाले को बता रहा हूँ, मुझे भी याद नहीं है कब होता है सर 313 के बयान। देखिए इधर FIR 209 कमिटल, 211 में चार्ज फ्रेमिंग, और फिर ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। ये 209 में क्या होता है सर, कमिट होता है केस, जो भी केस ट्राई करेगा उसको भेज दिया जाता है। जैसे मान लीजिए मर्डर का केस है, अब मर्डर का केस मजिस्ट्रेट तो ट्राई नहीं कर सकता ना, कौन ट्राई करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन। ये कहाँ लिखा हुआ है कि कौन सा, ये कहाँ लिखा हुआ है कि कौन सा केस कौन सा कोर्ट ट्राई करेगा, ये लिखा हुआ है CRPC के शेड्यूल में, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के शेड्यूल में लिखा हुआ है कि कौन सा केस को कौन ट्राई करेगा, किस मामले का विचारण कौन सा न्यायालय करेगा, ये वहां लिखा हुआ है। जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बताता हूँ, हमें भी नहीं याद होता, मुझे भी आप पूछोगे कि सर किडनैपिंग का ट्रायल कौन करेगा, तो मुझे भी, मैं भी नहीं बता पाऊँ सही से, क्योंकि एकदम से किसी को भी नहीं आता, और ये तो किसी को, मतलब किसी को भी नहीं याद होता, आपको शेड्यूल देखना ही पड़ेगा इसके लिए। अगर मैं मान लीजिए जज का नाम से ही बता दूंगा कि हाँ यार इस कोर्ट में ट्राई होगा, तो फिर वहां पे गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ वहां हो जाएगी कि ये बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, तो हर चीज तो मैं भी नहीं बता सकता। और इनफैक्ट इंटरव्यू में भी जब बच्चों से सवाल पूछते हैं ये वाला, तो बच्चे भी ये बोलते हैं सर फॉर दैट वी हैव टू लुक इनटू द शेड्यूल, हमें अनुसूची में देखना पड़ेगा कि क्या कौन सा कोड देखा हुआ है, और वही एक सेफ आंसर होता है इसमें। इन टाइप के भी सवाल पूछ जाए आपसे, आपको, क्योंकि देखिए गलत जवाब दोगे तो फंस जाओगे। आप सिंपल क्या बोल दीजिए, सर फॉर दैट वी हैव टू लुक फॉर शेड्यूल, में शेड्यूल देखना पड़ेगा। अरे हाईकोर्ट जजेस भी होते हैं ना, उनकी भी लिमिटेड ही वो होती है, समझ में आई बात। ऑनरेबल जजेस हैं, उन लोगों को भी उतना ही पता होता है जितना पार्टी जाके बताती है। मेरे राम की एक बात है, जस्टिस उपमन थे, जो भी जस्टिस अनिल उपमन है, भरतपुर के ही है, पता है आपको, भरतपुर के ही जस्टिस अनिल उपमन, तो उनके केस में कोई मैटर चल रहा था। अब ऐसे ही कोई मामला है 498 का, 498 में कोई पार्टी कह रही सर गलत कोर्ट ने वो ले लिया है, गलत कोर्ट में ट्रायल हो रहा है, तो अनिल साहब ने बताया कि अरे एक बार देना मुझे CRPC, कोर्ट मार्शल का बोला एक बार CRPC दो, खुद देखा क्या है, कि नहीं याद होता आपको, कैसे याद रहेंगे 511 सेक्शन में कौन सा केस कब ट्राई हो रहा है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या। तो आप सीधा डायरेक्ट, ये जैसे CRPC का डायरेक्ट है मेरे हाथ में, इसका शेड्यूल जाके देख लीजिए कि कौन सा केस कौन ट्राई कर रहा है, 498 कौन ट्राई कर रहा है, सीधे पीछे गए, यहाँ पे लिखा हुआ है भाई 498 एनी मजिस्ट्रेट कर सकता है, सिंपल सी बात है। एनी मजिस्ट्रेट मतलब कोई भी, JM2 1 CJM ACJM कोई भी कर सकता है, MM ACMM। तो सर 313 कब क्या कहाँ इन्वोक होता है सुनिएगा, FIR चार्जशीट कमिट कर दिया केस को, 211 में चार्ज फ्रेमिंग हो गई, यहाँ पे हुए प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस, और फिर एक स्टेज आती है जहां सबसे पहले क्या होते हैं 313 के बयान, फिर होंगे डिफेंस एविडेंसेस, तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद और डिफेंस एविडेंस के पहले 313 के बयान होते हैं। 313 के बयानों की विशेषता क्या होती है वो सुनिए। सर ये बयान जो होते हैं 313 के, ये ओथ पे नहीं होते। ओथ का मतलब क्या होता है सर, शपथ, मतलब कोई भी चीज आप 313 के बयान में बोल रहे हो मजिस्ट्रेट साहब को या जज साहब को, वो चीज रिकॉर्ड नहीं होती। आप कहोगे सर ट्रायल चल रहा है तो ट्रायल में वो स्टेज क्यों आ गई कि कोई चीज रिकॉर्ड ना करनी पड़े। मान लीजिए दो लोगों ने ऑफेंस किया है मिलके, एक अक्यूज को खड़ा रखा वहां पे,
एक को बोला इसको बाहर ले जाओ थोड़ी देर के लिए, 317 के बहन होंगे। जज साहब ने पूछा उससे कि बेटा तू तो बहुत अच्छे घर का है, तेरे पिताजी माताजी से मिला हुआ, वो आए थे एक दिन, रिक्वेस्ट करके गए, तो बहुत अच्छा परिवार है तेरा, तो स्कूलिंग भी बहुत अच्छी है तेरी, तो ये सब ऑफेंस, ये सब अपराध क्यों कर रहा है? तो बच्चा बताएगा ना कि सर गलती हो गई, दोस्त यारी में बर्बाद हो गए, ऐसा कुछ बोलेगा और क्या। तो जब भी वो बच्चा बोल रहा है इन सबके बारे में, तो ये बयान क्या कर रहे हैं, अल्टीमेट कोर्ट का माइंड सेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ओपिनियन। क्या कर रहे हैं, कोर्ट का एक ओपिनियन क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पे इन बयानों के माध्यम से। कोर्ट एक राय अपने माइंड में फ्रेम कर रहा है, किस अभियुक्त के विचार पे मैं क्या राय बनाऊं। वैसे ही जब आप कैरेक्टर का एविडेंस देते हैं तो कोर्ट भी क्या फ्रेम करता है, अपना ओपिनियन, अपनी राय आपके बारे में तय करता है कि किस टाइप का आदमी है ये। और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्या होता है आपकी सजा पर, कि कितनी कम सजा दी गई। देखो होगा ना आपने कि भाई चोरी के मामले में किसी को तो 6 महीने की सजा मिलती है, चोरी के मामले में किसी को 6 महीने की सजा मिल रही है, वही चोरी के मामले में किसी को 2 साल 3 साल की भी लग रही है। बात समझ में आ रही है? तो जो राय फ्रेम हो रही है, जो ओपिनियन आपके माइंड में अल्टीमेटली फ्रेम हो रही है, जैसे 313 में अभियुक्त के खिलाफ, अभियुक्त के लिए क्या राय जज साहब फ्रेम करते हैं। जैसे ही जज साहब ने को पूरी कहानी सुनाई कि सर मैं बहुत अच्छा लड़का था, दोस्त यारी में बर्बाद हो गया, मैं पढ़ने आया था, बहुत अकेला था मैं, गलत शौक लग गए, उसके बाद ऐसा हुआ ऐसा हुआ। जज साहब ने बोला कि आगे से नहीं, अब तो नहीं करेगा ऐसा कभी जीवन में। तो सर अब कभी नहीं करूंगा, माँ बाप के रोते हुए चेहरे सामने आते हैं, ऐसे वैसे करके फिर जज साहब ने डिफेंस एविडेंसेस सुने। जज साहब ने अपना माइंड फ्रेम कर लिया यही इसके रिगार्डिंग। तो 313 जैसे इंश्योर करता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को, वैसे ही कैरेक्टर के एविडेंसेस भी क्या इंश्योर करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इंश्योर करते हैं। क्योंकि कोर्ट अपना ओपिनियन फ्रेम तो करेगा ना किस चीज की रिगार्डिंग। जैसे 313 के बयान है वो सेम एविडेंशियल वैल्यू इधर भी है, जैसे एविडेंशियल वैल्यू 313 की है वैसे ही सेम एविडेंशियल वैल्यू कैरेक्टर के ऊपर भी क्रिमिनल केसेस में। भी बात समझ में आई? बिल्कुल, इसकी तो ओथ पे नहीं है का मतलब, यहाँ पे ओथ पे नहीं है का क्या मतलब है कि जो भी बात बोल रहा है ना, अगर मान लीजिए जिसने कोई कन्फेशन भी कर लिया 313 में जज साहब को बोलते बोलते कि हाँ सर मुझसे गलती हो गई, मुझसे पाप हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो वो रिकॉर्ड पे नहीं है। तब 313 में जज साहब घर की तरह बात कर रहे हैं आपसे। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि वो एक ओपिनियन फ्रेम करना चाहते हैं कि केस में है क्या, असली में चल क्या रहा है इस मामले में। समझ में आई? वैसे ही अगर कोई भी आपका गुड कैरेक्टर का एविडेंस दे रहा है, तो आप जो न्यायालय क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक ओपिनियन फ्रेम कर रहा है कि आदमी कैसा है। 4 लोग आगे कैरेक्टर के ऊपर बता रहे हैं कि सर ये आदमी अच्छा है, क्योंकि बुरे कैरेक्टर को तो रोक दिया उस एविडेंस को। तो बात समझ में आ रही है? दोनों का अंतर एक और ये है, एविडेंस की वैल्यू सेम है। आप ये मत समझना कि सर बिल्कुल ये भी, फिर आप ये वाली बात मत समझना है यहाँ पे। इसके बहुत सारे डिलीट करने पड़ेंगे, थोड़ा स्लो हो गया बेचारा पहले से। एक बात यहाँ पे देखना प्लीज, एक बार देखिएगा, मैं एविडेंशियल वैल्यू जो बता रहा हूँ वो उसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ कि जो 313 का पर्पज है वही पर्पज इसका है 47 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है। जो भी अब नया सेक्शन होगा आप कोडिंग चेंज कर लेना। कौन सा है देख लिया आपने? वेरी गुड। अंतर क्या क्या है सर इन दोनों में? इन दोनों का मेन अंतर ये है सर कि ये चीज तो होती है नॉट, ये तो होती है, ये ओथ पे नहीं होती, लेकिन सर इसका एग्जामिनेशन किस पे होता है? ये तो होता है शपथ पर, मतलब एफिडेविट। भाई जो भी विटनेस आ रहा है वो अपने नाम का एक एफिडेविट भी दे रहा है लिख के। भैया कोर्ट में कोई भी बयान देने जाओगे ना आप, तो जो आप बोलने वाले हो उसी को आपको पहले एफिडेविट पे लिखवा के कोर्ट को सबमिट करना पड़ता है। जज साहब आपकी एक एक बात में कान लगा के नहीं सुनती है। जज साहब के हाथ में आपका, अच्छा कौन सा बयान देने, कौन बयान देने आ रहा है, नाम क्या है आपका, अच्छा ठीक है, उसका एफिडेविट निकाल के कोर्ट बैठ गई और कोर्ट देख रही है कि ये क्या बोलने वाली है। कोर्ट ने पढ़ लिया, अच्छा ये चीज ये बोल रही है, ठीक है,
ओके करके स्टेनो को बोले कि भाई इसका जो बयान है ना इस कागज में जो हमने इसने लिख के दिया है इसी को छाप दे। ये तो है ना जैसे आप एक एक कान लगा के सुन रहे हैं क्या बोल रही है, एक एक शब्द पकड़ रहे हैं। शपथ का मतलब ये होता है कि भैया आप जो बयान दे रहे हो कोर्ट में वो किस पे दे रहे हो, एफिडेविट पे दे रहे हो। तुमने कोर्ट को पहले सबमिट कर दिया अपना बयान, बस तुम तो यहाँ बोलने के पर्पज से आए हो। और अगर तुमने वही बात नहीं बोली जो तुमने एफिडेविट में दी है तो तुम क्या बन जाओगे, हॉस्टाइल। समझ में आ रही है? जज साहब आपकी एक एक बात नहीं पकड़ रहे हैं। जैसे दूसरी मान लीजिए जज साहब का ध्यान नहीं था, कोई बात चल रही है, हियरिंग चल रही है, वो पार्टी ने कोई गलत टेढ़ी मेढ़ी बात बोल दी, इधर से दूसरी पार्टी चला रही सर हॉस्टाइल हॉस्टाइल हॉस्टाइल। जज साहब ने देखा कि क्या बोला है इसने, बताओ। बेचारे कह रही है कि वो ये वहां नहीं थी, लेकिन इधर लिखा हुआ है कागज में क्या लिखा हुआ है थी। तो फिर जज को भी आसानी रही ना। शपथ का मतलब होता है कि उसका जो बयान है वो उसने एफिडेविट पे दे दिए हैं। एक बार एफिडेविट की डेफिनेशन देखो जाके, एविडेंस है ना ये, एफिडेविट की डेफिनेशन होगी इसमें। नहीं है शायद, एक बार एविडेंस की डेफिनेशन देखिए। एक बार जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन देखो यार, ये नहीं आप लोगों ने वो पढ़ा है सीआरपीसी में। कौन सा है जुडिशियल प्रोसीडिंग? 2I 2J कौन सा है? उसमें देखिए आप, आपको पता लगेगा कि ओथ की बात क्या होती है। देखिए जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब क्या होता है, इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस, तो जूम कर देता हूँ पीछे वाले बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा होगा। 2I देखिए, इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। मतलब जो जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है सर, जब आप शपथ पे लेते हो तो 313 की प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, मतलब इसका मतलब ये हुआ ना। लेकिन वो भी है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, मे बी, इज और मे। 313 की प्रोसीडिंग में जुडिशियल प्रोसीडिंग ही है, क्योंकि यहाँ शेल वर्ड थोड़ी ना है, एविडेंस शेल बी लीगली टेकन ऑन, मे बी। 313 की प्रोसीडिंग भी क्या है, जुडिशियल प्रोसीडिंग है। क्या पुलिस प्रोसीडिंग है क्या 313 की प्रोसीडिंग? वो भी एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है, लेकिन उस पर नहीं लिया जा रहा है एविडेंस ऑन ओथ। बाकी जो कैरेक्टर वाली प्रोसीडिंग है वो तो लीगली टेकन ऑन ओथ है, और वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में हो रहा है। या पुलिस को दे रहे हो क्या आप अपना कैरेक्टर का एविडेंस, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग को दे रहे हो ना। ज्यादा ज्यादा डिस्कशन हो गया मुझे लगता है आज, बहुत डीप में है ना। मजा आ रहा है पढ़ने में, ऊपर से तो नहीं जा रहा ना। और पढ़े, वैसे 1.5 घंटे के ऊपर चल गई क्लास, और पढ़ा देता हूँ, फिर 2 दिन छुट्टी भी तो मार रहा हूँ ना। थोड़ा सा और खींच देता हूँ। अनफोर्चुनेट इवेंट्स आते हैं मेरी लाइफ में छुट्टी मारने के लिए, क्या करूँ बताऊँ। मेरा तो संडे को भी पढ़ाने का मन करता है कि मैं संडे को भी आप लोगों की लंबी लंबी क्लासेस लगा दूं। देखिए हम लोग बहुत डिटेल में डीप में घुस चुके हैं इस टॉपिक के, समझ में आ रही है? तो एक हेडिंग डालिए, एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ कैरेक्टर। चरित्र के साक्ष्य का साक्ष्यात्मक मूल्य, चरित्र के साक्ष्य का साक्ष्यात्मक मूल्य, एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ कैरेक्टर। देखिए गुड कैरेक्टर जो है ना, आपका जो कैरेक्टर है टेक्निकली वो बहुत वीक एविडेंस है, तो लिख लिए इसमें। Character evidence does not have a high evidentiary value. Character evidence does not have high evidentiary value. चरित्र या शील साक्ष्य की
सील साक्ष्य का बहुत उच्च साक्ष्यात्मक मूल्य नहीं होता है। सील साक्ष्य का बहुत उच्च साक्ष्यात्मक मूल्य नहीं होता है। Character evidence does not have high evidentiary value. It is a weak evidence. It is a weak evidence. यह एक कमजोर साक्ष्य है। 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 The main purpose of character evidence, the main purpose of character evidence is to frame the opinion of the court. शील साक्ष्य का मुख्य उद्देश्य, सील साक्ष्य का मुख्य उद्देश्य, लिखिए सील साक्ष्य का मुख्य उद्देश्य, सील साक्ष्य का मुख्य उद्देश्य न्यायालय की राय को किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के लिए संपुष्ट करने से है या सुसंगत तथ्य को संपुष्ट करने से है। क्या लास्ट लिखाई थी मैंने तेजस्वी? Form the opinion of court with respect to relevant fact or fact in issue, and it is a corroborative evidence, It is a corroborative evidence. लाइन चेंज करके लिखिए हिंदी में वाले बच्चे। शील का साक्ष्य किसी अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है। सील का साक्ष्य किसी अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है। किसी गुरुतर अपराधों में सील का साक्ष्य किसी गुरुतर होता है ना, एग्रेवेटेड जो ऑफेंसेस हैं, बहुत ही हाई गुरुतर अपराधों में, किसी गुरुतर अपराधों में सील का साक्ष्य बहुत ही कमजोर माना गया है। सील का साक्ष्य बहुत ही कमजोर माना गया है। The character evidence depends upon the gravity of the offense. The character evidence depends on the gravity of the offense. Depends upon the gravity of the offense. In cases where the offense is aggravated in nature, the character evidence is a weaker kind of evidence. Is a weaker kind of evidence.